हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम मोस्ट रिपीटेड 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स जो आपको आए हुए हैं और आने के चांसेस हैं वो यहाँ पे डिटेल में करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और समझते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी किए हैं। अगर किसी ने अभी तक भी नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाने वाली हैं। उसमें हमने सेपरेट वीडियोस भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स की बनाई है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी हमने क्या है वीडियोज़ में किए हुए हैं। तो आपको सबको देख लेना है, वो सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपको आए हुए हैं एंड यहाँ पे भी हम क्या है कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि कभी ना कभी आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, लाइक करना है, इसको शेयर करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप वीडियोज़ देखते हो और आपको समझ आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल वाउचिंग कैश ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन है आपका कि ऐसी कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको लेनी चाहिए जब आप वाउचिंग कर रहे हो कैश ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी वो प्रिकॉशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें वाउचिंग का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो वाउचिंग का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन की सच्चाई को चेक करना, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, ऑथेंटिसिटी को चेक करना, उसके डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, रिसीट्स देखकर। कैश ट्रांजैक्शंस फ्रॉड के लिए ज़्यादा रिस्की होती हैं, ठीक है, इसीलिए ऑडिटर को बहुत केयरफुली यहाँ पे रहना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से वाउचिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वाउचिंग का मतलब होता है चेक करना ऑथेंटिसिटी एक ट्रांजैक्शन की, कैसे, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देख के, जैसे कि बिल्स हो गया, रिसीट्स हो गई, इनवॉइस हो गया, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे कोई ना कोई क्या है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना ही होना चाहिए। ये अगर आप देख रहे हो दैट मीन्स वाउचिंग हो रही है। अब जो कैश ट्रांजैक्शन है ये ज़्यादा रिस्की होती है बिकॉज यहाँ पे इजीली क्या है मिसयूज और इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ऑडिटर को यहाँ पे क्या है प्रॉपर तरीके से केयरफुली क्या है वाउचिंग करनी होती है और चीज़ों को देखना होता है। तो अगर यहाँ पे इतना होता है कुछ तो फिर प्रिकॉशंस लेगा ऑडिटर डेफिनेटली वाउचिंग करते समय। अगर वो कैश ट्रांजैक्शंस की वाउचिंग कर रहा है तो यहाँ पे वो क्या लेगा, प्रिकॉशंस लेगा, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखता है। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या है वो पहले से सोच के चलेगा या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेगा, जिसमें सबसे पहला है चेक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ऑडिटर को कैश बुक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई करना चाहिए। फिर कैश इन हैंड का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कभी कभी उसको करना पड़ता है एंड नेगेटिव कैश बैलेंस अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर को वेरीफाई करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, कैश बुक का, और कंपेयर करना है उनको फिजिकल कैश से एंड मेक श्योर करना है कि कोई नेगेटिव कैश बैलेंस ना हो, जो कि क्या है पॉसिबल नहीं है। फिर सेकंड आपका पॉइंट आता है एग्जामाइन कैश बुक एंट्रीज। सभी कैश रिसीट्स और पेमेंट कैश बुक में सही तरीके से रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं हुई है ये देखना चाहिए एंड उसकी डेट, अमाउंट और अकाउंट का नाम भी क्या है चेक करना पड़ता है, हर एक चीज़ का वेरीफाई करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है वेरीफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये इंश्योर करना होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। रिसीट्स फॉर कैश रिसीव्ड, अगर कोई कैश रिसीव किया तो उसके पीछे रिसीट होनी चाहिए। वाउचर्स और बिल होने चाहिए अगर आपने कैश पे किया है, और इनवॉइसेस, सैलरीज, रजिस्टर्स, ये भी क्या है कुछ यहाँ से भी आपको मिलती हैं इन्फॉर्मेशन। फिर है नेक्स्ट वॉच आउट फॉर डुप्लीकेट और फेक वाउचर्स। ऑडिटर को क्या है ये मेक श्योर करना है कि जो भी वाउचर्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, ना कि डुप्लीकेट। वेरीफाई करे वो सिग्नेचर्स को एंड ये देखे कि ऑथोराइज्ड पर्सन जो ऑथोराइजेशन है जिसके पास उसी ने किया है कि नहीं किया। फिर आता है चेक ऑथोराइजेशन। चेक करो कि जितनी भी कैश पेमेंट्स है वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या मैनेजर है कि नहीं है, उसको प्रॉपरली ऑथोराइज्ड किया भी गया है कि नहीं किया गया, क्योंकि अगर कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो अप्रूव नहीं कर सकता लार्ज कैश पेमेंट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या है हमें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है पैटी कैश वेरिफिकेशन। छोटी मोटी जो पेमेंट्स होती है पैटी कैश से होती हैं, तो इनका रिकॉर्ड पैटी कैश बुक में होता है। प्रॉपर बिल्स और सिग्नेचर होने चाहिए उसमें। कभी कभी सरप्राइज चेक भी क्या है वहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रॉस चेक विद बैंक एंट्रीज। देखना चाहिए कि कैश रिसीट या पेमेंट बैंक ट्रांजैक्शन से मैच हो भी रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद
बिवेयर ऑफ फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें, उसके लिए मतलब उसको देखना होता है। लार्ज या फिर राउंड फिगर्स वाली एंट्रीज सस्पिशियस हो सकती हैं, तो चेक करो कि कोई फेक तो ऐसे नाम नहीं दिखा दिया गया वहाँ पे किसी का, ठीक है। फिर आता है टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, डेट का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें, हर एंट्री की डेट सही होनी चाहिए। लेट एंट्री या फिर जो बैक डेटेड एंट्री है, ठीक है, वो फ्रॉड दिखाती हैं, तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि मैनिपुलेशन ना हुई हो कहीं यहाँ पे। फिर 10th है फिजिकल वेरिफिकेशन, कैश का आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो, कभी ऑडिटर खुद जाके कैश इन हैंड काउंट कर सकता है और कैश बुक से उसे मैच कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन देखें इसका, तो कह रहे कैश ट्रांजैक्शंस क्या है, यहाँ पे इनको इजीली यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा सकता है इसमें। तो ऑडिटर्स को यहाँ पे वेरी कॉशियस रहना चाहिए, प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए बुक्स की, वाउचर्स की और ऑथोराइजेशंस की, बिकॉज इससे हेल्प होती है कि ये इंश्योर कर सके हम कि कोई फ्रॉड या एरर नहीं हुआ है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। हाउ आर ऑडिटर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड, डिस्कस इन द लाइट ऑफ प्रोविजन गिवन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो जो ऑडिटर्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, कैसे उसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे उसे रिमूव किया जाता है, एंड आपको प्रोविजन बताने हैं उनके रिलेटेड क्या दिए गए हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, क्या क्या बताया गया है इनके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर की, तो फर्स्ट ऑडिटर की अगर क्या अपॉइंटमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको जब कंपनी नए रजिस्टर होती है तो उसका पहला ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं करता तो शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स होते हैं वो 90 दिन के अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है उनको। ये ऑडिटर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस में रहता है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। टेन्योर आपने देख लेना है। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अब उसके बाद वाला जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात करें, तो फर्स्ट एजीएम के टाइम मेंबर एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक। पहले हर साल एजीएम में इस अपॉइंटमेंट को रेटिफाई कंफर्म करना होता था, लेकिन 2017 के अमेंडमेंट के बाद ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। नेक्स्ट है रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो रीअपॉइंटमेंट अगर करना है तो उसके लिए क्या बोला गया है कि ऑडिटर अपने टर्म के बाद फिर से अपॉइंट हो सकता है अगर वो डिसक्वालीफाई नहीं है तो, ठीक है, और हैव कंप्लीटेड, या फिर अगर उसने अपनी मैक्सिमम लिमिट कंप्लीट नहीं की है तो। फिर आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर में बताया गया है लिस्टेड कंपनीज और कुछ बड़ी कंपनीज में ऑडिटर्स का एक ही इंडिविजुअल, मतलब ऑडिटर्स का जो ऑडिटर्स होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल 5 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मतलब एक ही इंडिविजुअल है जो ऑडिटर। ऑडिट फर्म को मैक्सिमम 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स तक, मतलब 2 टर्म और 5-5 साल तक अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद ऑडिटर को 5 साल का ब्रेक या फिर कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एंड उसके बाद आपका लिखा हुआ है यहाँ कि उसके बाद ऑडिटर को 5 साल का ब्रेक और कूलिंग ऑफ पीरियड लेना पड़ता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो लिस्टेड कंपनी और कुछ बड़ी कंपनीज में ऑडिटर है जो, ठीक है, ऑडिटर जो इंडिविजुअल ऑडिटर है वो सर्व करेगा मैक्सिमम ऑफ 1 टर्म करेगा और 5 साल की होगी। एंड ऑडिट फर्म क्या है 2 टर्म कर सकती है 5 साल तक। और जब कंप्लीटेशन हो जाएगा तो क्या है जो कूलिंग पीरियड मिलता है 5 ईयर का बिफोर बीइंग रीअपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो रिमूवल की बात यहाँ पे की गई है। तो देखो अगर तो जो टर्म है उससे पहले अगर आपको रिमूवल करनी है, ठीक है, अगर हो रही है रिमूवल, तो अगर कंपनी किसी ऑडिटर को उसके टर्म से पहले क्या अगर हटा रही है तो इसमें सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और ऑडिटर को अपना क्या है आपको वो अपना भी मतलब रख सकता है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, उसको भी मौका दिया जाएगा कि वो भी अपनी से रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है। फिर है रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, अगर ऑडिटर खुद ही रिजाइन करके जा रहा है तो इसमें उसके लिए क्या बोला गया है, ऑडिटर को फॉर्म ADT 3 फाइल करना पड़ता है विदिन 30 डेज ROC के साथ, ठीक है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर रीजन, मतलब जो रेजिग्नेशन है उसका क्या है प्रॉपर आपको रीज़न देना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो रीज़न देना क्या है रेजिग्नेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन
ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट की, वो आपको सेक्शन 141 में दी है। तो कुछ लोग हैं जो ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड होते हैं। तो क्या क्या हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं अगर, ठीक है, या फिर उनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, या फिर कंपनी के साथ लोन या बिजनेस रिलेशन है उनका, या वो पहले फ्रॉड में पकड़े गए हैं, ठीक है, लास्ट 10 सालों में। तो ये कुछ लोग हैं जो क्या है डिस्क्वालीफाई हैं। तो ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समरी अगर हम देखें तो एक कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है उसे अपॉइंट किया जाता है बोर्ड के द्वारा, एंड नेक्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है मेंबर्स के द्वारा एजीएम में। ऑडिटर वर्क कर सकता है 5 साल तक, बट जो लिस्टेड एंड बिग कंपनीज है वो क्या है रोटेट करती है आफ्टर फिक्स्ड टर्म। ऑडिटर रिमूव किया जा सकता है उसके टर्म से पहले गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। ऑडिटर ऑल्सो रिजाइन कर सकता है खुद, ठीक है, पर उसको क्या है नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। एंड हर कोई क्या है अपॉइंट नहीं हो सकता एज ऑडिटर, ठीक है, सर्टेन डिसक्वालिफिकेशंस भी दे रखी हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, होप आपको समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आपने अगर प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं आ जाएगा तो कैसे करना है। क्वेश्चन है आपका, द मेन पर्पज ऑफ ऑडिटिंग इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंटेशन ऑफ फ्रॉड। कमेंट। तो जो मेन पर्पस होता है ऑडिटिंग का, क्या वो डिटेक्शन एंड प्रिवेंटेशन ऑफ फ्रॉड होता है, तो आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ऑडिटिंग का मेन काम होता है कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करना, ताकि पता चले कि सब कुछ सही है या नहीं है। जब हम कहते हैं कि ऑडिट का मेन पर्पस फ्रॉड को डिटेक्ट मतलब पकड़ना और प्रिवेंट मतलब रोकना है, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक क्या सही है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो अगर हम देखें फ्रॉड का डिटेक्शन करना, तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, तो देखो ऑडिटर कंपनी के अकाउंट्स, बिल्स, वाउचर और डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में चेक करता है। अगर कहीं कोई गलती, फ्रॉड या फिर मिस रिपोर्टिंग है तो ऑडिटर उसे क्या है आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय ने फेक इनवॉइस बनाई है या पैसा मिसयूज़ किया है तो ऑडिटर उस एक्टिविटी को ट्रेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एग्जाम्पल। अब है प्रिवेंटेशन ऑफ फ्रॉड की बात करें, मतलब फ्रॉड को रोकना। या एक तो हो गया कि अगर उसको फ्रॉड पता लग गया क्योंकि वो चेक कर रहा है तो उसको पता लग जाएगा, या फिर फ्रॉड को प्रिवेंट करना। अब इसमें क्या है, उसको रोकना है। जब एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनके काम को बाद में ऑडिट किया जाएगा तो वो जनरली गलत मतलब करेंगे ही नहीं, डरेंगे उस चीज़ से। ऑडिट में बेसिकली क्या है, आप क्या करते हो कि तो इसने कहीं ना कहीं ये हो गया कि भाई हमारे जो ये काम है इसके ऊपर ऑडिट तो होना है, तो पहले से ही क्या है बंदे का ये होगा कि नहीं यार नहीं करना, क्योंकि फिर हो सकता है पकड़ा जाए, पेनल्टीज फिर फेस करनी पड़ जाए, ठीक है, जो पर्सन ऐसा करना चाह रहा है। तो जो ऑडिटर है वो कंपनी को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे सुधारा जा सकता है उसकी भी सजेशन देते हैं, ठीक है, सो दैट फ्यूचर में जो फ्रॉड्स है वो उन्हें क्या है प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें, पर इसके अदर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ठीक है, ऑडिटिंग के और भी तो ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या। तो अगर बाकी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को चेक करना, लॉ एंड रूल्स के अकॉर्डिंग आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है कि नहीं बनाई है, प्रॉपर फॉलो किया है कि नहीं किया है, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाए रखना, ठीक है, और मैनेजमेंट को बेहतर डिसीजन लेने में मदद करना, ये भी उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखो ये तो बोल सकते हैं कि हाँ ऑडिट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो होता है फ्रॉड को पकड़ना, उसे रोकना होता है, लेकिन ऑडिटिंग के जो है रोल ये इससे ज़्यादा है, ब्रॉडर है, ठीक है, उसके अंदर और भी चीज़ें आती है। तो ऑडिट पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखता है, उसमें मेन ये हेल्प करता है। तो बोले ये 2 ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल है, पर अदर ऑब्जेक्टिव भी हैं, तो वो भी हमें क्या है मतलब इधर ऑडिटिंग के होते हैं, तो ये चीज़ भी हमको देखनी है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नोट आया था, लिखना है इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। तो ये 5 मार्क्स में 3 आए हैं और तीनों 15 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो अगर तो आपको सेपरेट इनके बीच में डिफरेंस करना है, डिटेल में करना है, तो हमने 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग उसको किया है। पर यहाँ पे आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे क्या है हम उसके थ्रू कर लेंगे सो दैट आपकी भी रिविजन हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल चेक क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे इंटरनल ऑडिट क्या होती है एंड इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। तो देखो इंटरनल चेक का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा चेक हो जाए अपने आप ही, ताकि कोई गलती या फ्रॉड जल्दी पकड़ा जा सके या हो ही ना, ठीक है। तो इसमें अगर मेन पॉइंट की बात करें, इसमें ड्यूटीज़ को एम्प्लॉय के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पर्सन पूरी ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं करता, ठीक है। एग्जांपल देखें तो एक पर्सन बिल लिखेगा, दूसरा कैश रिसीव करेगा, तीसरा उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। फिर एम्प्लॉय के बीच में अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इससे, एंड
जो गलतियां हैं या फ्रॉड हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन सारा काम नहीं कर रहा तो उसके कंट्रोल में सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लो, अगर एक एम्प्लॉय कैश कलेक्ट करता है और दूसरा रिसीट बनाता है तो ये इंश्योर रहेगा कि कैश मिसयूज़ नहीं हो रहा। और पर्पस की बात करें तो गलतियां और फ्रॉड को रोकने के लिए, ताकि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी पर पूरा कंट्रोल ना कर सके, तो यही हमारा पर्पस होता है इसका। ठीक है, फिर अगर हम इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो कंपनी के अपने इंटरनल ऑडिट टीम के द्वारा किया जा रहा है, ताकि ये चेक किया जा सके कि सभी कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। की पॉइंट्स की बात करें तो ये ऑडिट कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ करते हैं जो डेली ऑपरेशन मतलब करते हैं। ठीक है, उससे अलग होते हैं, डेली ऑपरेशन से वो अलग होते हैं। इसमें इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ऑपरेशनल प्रोसेस की रिव्यू की जाती है। ये वीकनेस, इनएफिशिएंसी और रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसे करवाते हैं। एंड ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये कह लो कि ये पूरे साल में क्या है, कभी भी किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इससे हम क्या है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है ये पता लग जाता है, इसीलिए हम करवा रहे हैं इसको। ऑपरेशंस एंड कंट्रोल में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है उसके लिए सजेशन लेना हो तो हम करवाते हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। एंड रूल्स, लॉज, पॉलिसीज़ क्या हमने प्रॉपर फॉलो की हैं नहीं की हैं, वो भी हमारा क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है। अच्छा, डिफरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट की जा रही है कंपनी के द्वारा खुद ही, और जो एक्सटर्नल ऑडिट होती है वो डन की जाती है, करवाई जाती है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो कि आउटसाइड से आता है कंपनी के अंदर और क्या उनकी ऑडिटिंग करता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरनल कंट्रोल। पूछा था आपसे, तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, तो देखो इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें कंपनी के सारी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और सिस्टम आते हैं जो इंश्योर करते हैं कि कंपनी एफिशिएंटली, एक्यूरेटली एंड लीगली ऑपरेट करे। ठीक है, तो इसके की पॉइंट क्या है, इसमें इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों आ जाती हैं। ये रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंश्योर करता है, फ्रॉड, एरर को प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है, एंड कंट्रोल प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, जो भी हम मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही रोकना इसीलिए लगाया है, या प्रॉब्लम होने के बाद उसे आइडेंटिफाई और फिक्स करना, तो ये चीज़ों के लिए क्या है, हम तुरंत मतलब इसके थ्रू कर सकते हैं। कॉम्पोनेंट्स क्या है इसके अंदर, इंटरनल कंट्रोल के अंदर, तो सबसे पहले है कंट्रोल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड, रिस्क असेसमेंट करना, कंट्रोल एक्टिविटीज़ जैसे अप्रूवल, वेरिफिकेशन हो गया। फिर आगे आपका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन या फिर मॉनिटरिंग, रेगुलर चेक करना। इसका पर्पस क्या होता है, तो देखो इसका पर्पस यही है, कंपनी के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, रिकॉर्ड की एक्यूरेसी बनाए रखना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रमोट करना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट, गिव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। आपको काइंड्स ऑफ ऑडिट बतानी है, ठीक है, एंड आपको उनके मेरिट्स भी बताने हैं, डीमेरिट्स भी बताने हैं। तो मेक श्योर कि ये आप अच्छे से करके जाओ, लर्न करके जाओ इस वाले क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोला जा रहा है। तो देखते हैं कौन कौन सी काइंड्स ऑफ ऑडिट होती है। तो आपको कोई भी ऑडिट 5 मार्क्स में भी अलग से पूछी जा सकती है, तो उस अकॉर्डिंगली भी आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट पूछी है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या उस अकॉर्डिंगली करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके ही रिस्पॉन्स के बेसिस पे आपके अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, पहली टाइप ऑफ ऑडिट क्या होती है, फाइनेंशियल ऑडिट। अब फाइनेंशियल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही रिव्यू करते हैं हम। ठीक है, ताकि हमें ये इंश्योर हो सके कि वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बनी है। तो अगर आपको अपने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करवानी है, उसको रिव्यू करवाना है, ताकि आप सेटिस्फाई हो सको कि भाई एक्यूरेट बनाया हमने, रूल्स को फॉलो करके बनाया है, तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, अच्छा इसके मेरिट्स क्या हैं, तो एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू हैं, फेयर हैं। ठीक है, ट्रस्ट बढ़ता है, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है इससे। फिर कंप्लायंस, इससे ये इंश्योर हो जाता है कि कंपनी क्या है, रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रही है। फिर आता है आपके इसके डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स की बात करें तो देखो टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को डिटेल में रिव्यू करना पड़ता है। फिर आता है कॉस्टली। अब देखो एक्सटर्नल ऑडिटर की फीस काफ़ी हाई हो सकती है एंड लिमिटेड स्कोप, तो ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इवेल्युएट नहीं करता। तो स्कोप क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल अगर आपको चेक करवाना है तो ये ऑडिट की जाती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट।
इंटरनल ऑडिट क्या होती है, अभी हमने पढ़ा भी इसको। इंटरनल ऑडिट कंपनी के अपने स्टाफ के द्वारा क्या है की जाती है। इसमें इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशंस जो हो रहे हैं कंपनी के वो इवैल्यूएट करते हैं। मेरिट्स क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इंटरनल एम्प्लॉय से ही करवाते हैं हम इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस लगेगी, ऑन गोइंग है, कॉन्टीन्यूस होती है, आप कभी भी करवा सकते हो। इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको पता लगता रहता है कहाँ कहाँ इनएफिशिएंसी है, आप उसे आइडेंटिफाई करते हो, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की सजेशन, मतलब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो, सजेशन लेते हो। डीमेरिट अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले बायस, इंटरनल ऑडिटर्स पे कंपनी मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस होता है था ना, तो हो सकता है उस अकॉर्डिंगली फिर वो बताएं। देन लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ अपने ही कंपनी में काम करते हैं उनके, है ना, तो उनका इंडिपेंडेंस मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो सकता है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड स्कोप। ये ऑडिट ब्रॉडर एक्सटर्नल रिस्क को मिस कर देती है, कि जो बड़े लेवल के रिस्क होते हैं उस चीज़ को मिस कर देती है, वो चीज़ें नहीं पता लगती इसमें। फिर है आपका टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट क्या होती है, टैक्स ऑडिट एक ऑडिट होती है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया जाता है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि टैक्स रिटर्न टैक्स अथॉरिटीज़ के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, टैक्स ऑडिट एक ऐसी ऑडिट है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं हम, ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो टैक्स रिटर्न, ठीक है, मतलब जो भी ये इंश्योर करना है कि टैक्स रिटर्न टैक्स अथॉरिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने किए हैं कि नहीं किए हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं वो कंपनी ने फॉलो किए हैं या नहीं किए। अच्छा, मेरिट्स की बात करें तो टैक्स कंप्लायंस, ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी है उसने टैक्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है, ठीक है, और वो क्या फिर पेनल्टी से बचती हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, ये वेरीफाई करता है कि टैक्स रिपोर्टिंग एक्यूरेट है या नहीं है। फिर गवर्नमेंट ट्रस्ट, टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, और टैक्स रिलेटेड इश्यूज भी क्या आपके रिड्यूस होते हैं। फिर आता है डीमेरिट, कॉस्टली होता है, टैक्स ऑडिट भी एक्सपेंसिव होता है, स्पेशली अगर कंपनी को एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ रहे हैं करवाने के लिए। फिर है डिस्ट्रप्शन, इसमें क्या ऑडिट प्रोसेस नॉर्मल ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि रिकॉर्ड को थॉरली रिव्यू करना पड़ता है सारे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग, टैक्स रिटर्न को केयरफुली चेक करना टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है, ठीक है। फिर है ऑपरेशनल ऑडिट। तो ऑपरेशनल ऑडिट क्या होती है, ऑपरेशनल ऑडिट का मेन गोल यही होता है कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, जो काम चल रहे हैं उनके, उसको इवैल्यूएट करना, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, दूसरी एक्टिविटीज़ होगी। ये फोकस करता है कि जो ऑपरेशंस की एफिशिएंसी है उसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अगर हम मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में आता है ऑपरेशनल ऑडिट के कि एफिशिएंसी इंप्रूव होती है इससे, अगर आप ये वाली ऑडिट करवाते हो। ये आपको इनएफिशिएंसी वाले एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके देता है, ठीक है। तो अगर आपको वो पता लग गया तो अब क्या आप देखोगे कि इसको कैसे हम क्या ठीक करें। फिर है बेटर रिसोर्स एलोकेशन, ये आइडेंटिफाई करता है कि रिसोर्सेज किस जगह वेस्ट हो रहे हैं और उन्हें बेटर यूज़ कहाँ किया जा सकता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, तो इसमें क्या है, ये परफॉर्मेंस को सेट ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट क्या है आपके मॉनिटर भी करता है। डीमेरिट की बात करें तो रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब एम्प्लॉय को ऑडिट के बाद जो भी सजेस्ट किया गया है चेंजेस हो सकता है वो उससे रजिस्ट करे। फिर है स्कोप लिमिटेशन, ये सिर्फ ऑपरेशनल इश्यूज़ को ही देखता है, ठीक है। फिर है आपका रिसोर्सेज इंटेंसिव, इस ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए रिसोर्सेज क्या है आपके पास अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑडिट है आपकी कंप्लायंस ऑडिट। तो कंप्लायंस ऑडिट आपके नाम से ही पता लग रहा है, कंप्लायंस ऑडिट का यही पर्पस होता है करवाने का कि भाई कंपनी को ये इंश्योर करना है कि कंपनी एक्सटर्नल लॉज, रेगुलेशंस और इंटरनल पॉलिसीज़ को क्या फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ये इंश्योर करता है कि कंपनी लीगल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके, ठीक है। फिर है मेरिट्स, तो इसके अगर मेरिट्स देखें तो लीगल प्रोटेक्शन, ये कंपनी को लीगल पेनल्टी से बचाता है। और इंश्योर कंप्लायंस, मतलब ये होता है आपको कि हाँ भाई इंश्योर हो रखे हैं कि सारे कंप्लायंस हम फॉलो कर रहे हैं रूल्स के साथ। नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन, ये आइडेंटिफाई करता है कि कंपनी कौन से लीगल रिस्क फेस कर सकती है और उनको कैसे एड्रेस करना है, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी इन्फोर्समेंट, ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो पॉलिसीज़ को क्या है प्रॉपर फॉलो करे। डीमेरिट की अगर हम बात करें तो डीमेरिट में सबसे पहला पॉइंट आता है इसका लिमिटेड फोकस, तो वही सिर्फ लीगल चीज़ों को देखा जाता है, लीगल कंप्लायंस फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, तो जो परफॉर्मेंस होगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गया, इसको ये इवैल्यूएट नहीं कर रहा। फिर टाइम कंज्यूमिंग आ गया, ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, स्पेशली अगर कंपनी के पास क्या है कॉम्प्लेक्स लीगल रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। फिर कॉस्टली होती है, ऑब्वियसली बात है, लीगल कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए स्पेशलिस्ट को हायर करना पड़ेगा, तो फीस, ठीक है, हाई हो सकती है। तो नेक्स्ट ऑडिट देखते हैं हम कौन सी है। नेक्स्ट ऑडिट है फॉरेंसिक ऑडिट। तो फॉरेंसिक ऑडिट क्या होती है, फॉरेंसिक ऑडिट एक डिटेल्ड ऑडिट होती है जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स
ठीक है, या जो भी फाइनेंशियल मिसकंडक्ट है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको किया जाता है। ये हिडन फाइनेंशियल जो कहीं ना कहीं अनकवर जो एरियाज रह गए हैं उनको डिस्क्लोज करने के लिए क्या है करवाई जाती है। मेरिट्स क्या है इसके? फ्रॉड डिटेक्शन करना, कि अगर फ्रॉड हुआ है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करो तो आप फॉरेंसिक ऑडिट करवा सकते हो। फिर एविडेंस फॉर लीगल एक्शन, मान लो आपको एविडेंस चाहिए, आपको लीगल एक्शन लेना है किसी के अगेंस्ट, तब भी आपने फॉरेंसिक ऑडिट आप करवा सकते हो। ये एविडेंस प्रोवाइड करता है जो कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग में आपके क्या आगे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटरेंट इफेक्ट, ये फ्रॉड के अगेंस्ट एक डेटरेंट का काम करता है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि ऑडिट हो सकता है, ठीक है, तो उसके तौर पे भी क्या है इन्होंने पहले से ही करवाई। नेक्स्ट है डीमेरिट, तो डीमेरिट क्या है? कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, फोकस इसमें रह रहा है कि फ्रॉड को ढूंढना है, तो अदर चीज़ें क्या है इसमें, मतलब कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये सारे ओवरलुक हो जा रहे हैं एरियाज। नेगेटिव रेपुटेशन कहीं ना कहीं हो रही है, अगर कंपनी फ्रीक्वेंट फॉरेंसिक ऑडिट करवा रही है, ठीक है, तो इससे क्या है इम्पैक्ट भी वो होगा कि बार बार ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी होती है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या होती है ये भी देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का फोकस होता है कि कंपनी के आईटी सिस्टम की एफिशिएंसी को, सिक्योरिटी को और इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना। ये इंश्योर करता है कि कंपनी का जो डाटा है वो सिक्योर है, आईटी सिस्टम उनका सही से काम कर रहा है, ठीक है। मेरिट्स क्या है इसके? डाटा सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटीज़ मतलब ये आपके डाटा को, आपका डाटा सिक्योर है नहीं है, ठीक है, कैसे आप और इसमें इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इसे प्रोटेक्ट अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है, ये बताता है। आपके सिस्टम कितना एफिशिएंट है, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, ये इंश्योर करता है। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, अगर कोई रिस्क वाला अगर है या कोई पोटेंशियल रिस्क हो सकता है उसे भी क्या है ये फाइंड आउट करता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स में इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो इस ऑडिट को करवाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड लोग लगते हैं, ठीक है, और वो आपको बाहर से मतलब कि स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए तो उनकी फ़ीस, फिर ये कॉस्टली पड़ता है और लिमिटेड स्कोप है, मतलब आईटी सिस्टम को ये चीज़ क्या है देखती है सारा, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन देखें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का अगर कंक्लूजन पढ़ना चाहे तो बोल रहे हैं कि हर एक ऑडिट का अपना इंपॉर्टेंस है। फाइनेंशियल ऑडिट आपकी फाइनेंशियल एक्यूरेसी चेक कर रही है, इंटरनल ऑडिट आपके इंटरनल कंट्रोल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है वो बता रही है, टैक्स ऑडिट आपके टैक्स कंप्लायंस को देख रही है कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऑपरेशनल ऑडिट आपके बिजनेस ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को बता रहा है, कंप्लायंस ऑडिट क्या है वो बता रहा है कि आपने सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है कि नहीं, फॉरेंसिक ऑडिट बता रहा है कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आपको लग रहा है फ्रॉड है तो उसको क्या है आप अनकवर कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या है आपका ये बता रहा है कि डाटा सिक्योरिटी है, प्रॉपर है कि नहीं है, ये वो इंश्योर कर रहा है, ठीक है। तो हर ऑडिट का क्या है अपने मेरिट्स हैं, अपने डीमेरिट्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए, जितने भी हमने इसमें क्वेश्चंस किए तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो अगर समझ आए हैं तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, बट मेक श्योर कर लेना कि आपने इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं वो देख लियो, बिकॉज हमने उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको भी क्या है ज्वाइन कर सकते हो, और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो ये पेड होते हैं, आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको अकॉर्डिंगली क्या है डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।